हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय गणित का आज हम पेपर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है। हम इस वीडियो में आज एक अंक वाले जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं एक अंक वाले, तो आज के इस वीडियो में हम एक अंक वाले प्रश्नों का हल आपको समझाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बस देर नहीं करते हैं और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करें और इस पेपर का सॉल्यूशन के बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के अनुसार हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल देर नहीं कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स की तैयारी करेंगे। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक लिखिए। तो स्टूडेंट, जब हम 4 के फैक्टर कर रहे हैं तो 4 के फैक्टर होते हैं 2 गुणित 2, है ना, और 7 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो 7 गुणित 1 आएगा, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। तो 7 और 1, है ना। तो अब हम एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसे गुणनखंड आप देखिए दोनों में जो इसमें कॉमन हो रहे, एक तो गुणे में सबके साथ रहता है ना, तो इसमें भी 1 आएगा और इसमें भी 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कॉमन गुणनखंड 1 है, इसलिए इसका सही आंसर है एचसीएफ जो निकाल रहे हैं हम उसका ए। ठीक है, चलिए, रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा। तो स्टूडेंट, जब हमको शून्यक निकालना होता है तो हम उस बहुपद को, जैसे कि हमको ax प्लस बी का निकालना है तो इसको 0 के इक्वल ले लेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वही शून्य कहलाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ax इज इक्वल टू, ये प्लस बी है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस बी होगा, और यहाँ से जब हमको x की वैल्यू निकालना है तो माइनस बी हमने जैसे कि वैसे लिखा और ये a का हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो चूंकि a इसके साथ गुणे में है, जब हम पक्षांतर करेंगे तो वो बटे में चला जाएगा, यानी बटे में a। तो इसका मतलब है कि x का मान हमको मिला माइनस बी अपॉन ए। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी, इसलिए इसका सही आंसर होगा माइनस बी अपॉन ए, सी। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो रैखिक समीकरण युग्म जो कि आपको दिया गया है का हल होगा। तो आपको पता होगा कि 3 कंडीशन आप लोगों ने पढ़े होंगे बच्चों, कि तीनों कंडीशन में जब इनके तीनों रेशो सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रेखाएं समपाती है, और अर्थात जब रेखाएं समपाती हो जाती है तो इसके हल कैसे आते हैं, अनंततः अनेक हल आते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा अनंततः अनेक हल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। कर्णी 2 अपरिमेय संख्या बिल्कुल है, क्योंकि कर्णी वाली संख्या तो अपरिमेय संख्या होती है। तो कर्णी 2 भी अपरिमेय संख्या है, कर्णी 3 भी अपरिमेय संख्या है, कर्णी 5 भी अपरिमेय संख्या है, और डी में हमको दिया है उपरोक्त सभी। इसका मतलब है कि तीनों सही आंसर है, तो इसलिए इसका सही आंसर आएगा डी, है ना, क्योंकि अपरिमेय संख्या सभी हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, यदि पेड़ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो स्टूडेंट, इसका यदि इस प्रश्न को आप समझें तो ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि एक सूर्य है ना, ये कह रहा है एक पेड़ की, सॉरी हम पेड़ की बात करते हैं। तो एक पेड़ है, ये मान लीजिए पेड़ है हमारे पास एक, और इसका पेड़ मान लेते हैं जितना मीटर ऊंचा है, तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी छाया भी उतनी ही लंबाई की है, मतलब ये भी h है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पर सूर्य है तो इसका उन्नयन कोण कितना बनेगा, तो हम बोल सकते हैं इसको हम थीटा मान लेते हैं। और यह किस में आता है ना, लंब और आधार। तो लंब और आधार क्या होता है, टैन थीटा में होता है। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। तो लंब बटे आधार मतलब लंब भी h हो गया और आधार भी h हो गया। तो टैन थीटा बराबर h से h कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1। और टैन थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, टैन 45 अंश का मान होता है। तो टैन से टैन कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया 45 अंश। तो इसका मतलब है कि जब ये दोनों बराबर होंगे तो थीटा का मान कितना आएगा, 45 अंश आएगा। तो ये आंसर हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो पहला है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तकर d का सूत्र होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें से दो चीज दी गई है, एक दिया है -b² a और दूसरा ऑप्शन दिया है c/a। तो सूत्र तो हमने सभी ने याद किया है, किसका सही आंसर होगा -b² a, यानी खालिस्तान में आप भरेंगे कि इसका सही आंसर है b² - 4ac। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बोला था तो थोड़ा गलत हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा b² - 4ac। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब अगला सेकंड खालिस्तान, समांतर श्रेणी 6, 4, 2 डैश 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 मैंने आगे बढ़ रही का सारवंतर है। तो स्टूडेंट आपने यदि समांतर श्रेणी पढ़ा है तो सारवंतर का मतलब होता है कि बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना। इससे हमको क्या निकल जाता है? सारवंतर। तो यहाँ बाद में क्या आया है? 4 और पहले क्या है? 6। तो 4 में से आप क्या घटाएंगे? 6 को घटा देंगे। अब जब हम 4 में से 6 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब 6 में से 4 गया, क्या आ गया स्टूडेंट? 2। और बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए यहाँ लगेगा माइनस। तो इसका सही आंसर होगा -2। तो ये -2 सही आंसर है। चलिए अब तीसरे खालिस्तान की तरफ। अब तीसरा खालिस्तान है हमारे पास, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका सही आंसर है समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो सभी बच्चों ने याद किया होगा, तो यानी इसका सही आंसर है πr²। ठीक है, तो ये सूत्र है, सूत्र तो याद भी करना है अपन को, तो अच्छे से याद भी रखिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? πr²। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या। तो घनाभ तो मेरे हिसाब से सभी ने देखा होगा, है ना। घनाभ आपके पास रबर है, आपके पास बुक है, आपके पास कॉपी है, ये सब घनाभ की आकृति के होते हैं। तो आप फलक गिन लीजिए, तो आप उसकी जब फलक गिनेंगे तो आप पाएंगे कि उसके कितने फलक हैं? 6 फलक होते हैं। तो इसका सही आंसर है 6। अगला, वह अनुरूम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है खालिस्तान कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं सार्वंतर, यानी इसका सही आंसर है सार्वंतर। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे को कि 6 की 6 खालिस्तान भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सही जोड़ी की तरफ आ रहे हैं स्टूडेंट। तो सही जोड़ी आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, यह है प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए हम सही जोड़ी आपके सामने रख रहे हैं। अब हमको हमारे पास सबसे पहला है sin² थीटा + cos² थीटा। तो इसका आंसर होता है 1। तो 1 काय में आ रहा है? C। तो इसका सही आंसर है C। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 30 अंश का मान। तो चलिए ढूंढते हैं इसमें tan 30 अंश का मान। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3। तो यानी इसका सही आंसर हो गया A, 1/3। साइन थीटा नहीं रहेगा स्टूडेंट, वो छप गया है ना। तो साइन 90 - A। तो साइन 90 - A होता है cos A। cos A के बराबर, तो cos A कहाँ है? D में है। चलिए तो इसका सही आंसर हमको मिल गया D। अब हम देखते हैं sec थीटा। तो sec थीटा हम यदि देखें इसमें किसके बराबर हो सकता है? तो 1/cos के बराबर होता है sec थीटा। तो इसका सही आंसर हो गया B, 1/cos थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + tan² थीटा, ये तो सर्वसम्मी का है। तो 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है? sec² थीटा के बराबर होता है। तो कहाँ है sec² थीटा? F में। तो इसका सही आंसर है F, sec² थीटा। अब हम देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा अब जो बचा है उसमें तो कर्णी 3 बचा है और लंब बटे, हाँ, तो साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये हमारा हो गया पूरा सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब एक शब्द में उत्तर की तरफ। तो इसमें जो लिखा है इस पे नहीं जाना है, क्योंकि ये पेपर हमने लिया है तो किसी ने लिख दिया है ना। हम एक एक करके आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे पास, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए आगे बढ़ शुरू करते हैं। पहला, यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो, यानी जिसमें पदों की संख्या सीमित नहीं है, यानी पद कितने हैं ये हमें पता नहीं है, बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी जो श्रेणी होती है उसको हम अपरिमित श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपरिमित श्रेणी और या अनुक्रम। ठीक है, चलिए अब हमारे पास अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज के प्रमेय का नाम। तो समकोण त्रिभुज के प्रमेय का नाम है
पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय, है ना, ये है उसका नाम, याद रखना है अपन को, पाइथागोरस प्रमेय। हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दृष्टि रेखा। उसको क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा के नाम से जाना जाता है उसको। चलिए अगला है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो स्टूडेंट थोड़ा सा यदि हम इसको समझें तो हमारे पास एक वृत्त है, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो? खींच के देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, स्पर्श रेखा आप खींचते जाइए, ये हो गया, ये हो गया, ये भी स्पर्श रेखा है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, गिनती नहीं है, ये तो खींचते जा रहे हैं अपन तो ढेर सारी, है ना, टच करने वाली रेखा। तो हमको इसकी संख्या सीमित नहीं है, इसका मतलब है कि ढेर सारी खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा असंख्य, इसकी कोई सीमा नहीं है। अनेक भी लिख सकते हैं, अनेक लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है, ये तो बिल्कुल आपको सूत्र लिख लेना है। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ये होता है गोले के आयतन का सूत्र। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको पूरे 1 अंक वाले प्रश्न, एक शब्द के जो उत्तर हैं या वाक्य के, आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सत्यासत्य की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में देख लेते हैं। पहला, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d होता है। तो ये फॉर्मूला है। तो बच्चों फॉर्मूला यदि आपने याद किया होंगे तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि यही फॉर्मूला होता है, यानी ये क्या है? सत्य, है ना। मैं सत्य यानी मैं राइट का लगा रहा हूँ, मतलब सत्य है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। तो ये बात तो, क्योंकि y अक्ष से जो दूरी होती है वो x होती है, तो वो x निर्देशांक होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये गलत बात हो गई है तो हमारे लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? असत्य। जब d > 0 हो तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, यानी ये भी क्या हो गया? सत्य। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ये भी सत्य हो गया, ठीक है। और सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो ये भी सत्य हो गया। इसका मतलब है कि सभी सत्य आ रहे हैं, केवल हमारे पास जो दूसरा है वही असत्य है, बाकी सभी क्या है? सत्य है। तो उम्मीद है कि सत्य असत्य भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने, जैसा हमने कहा कि आज हम 1 अंक वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो 1 अंक वाले प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके माध्यम से आपको 1 अंक वाले प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और आपको सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। इससे आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए और कितने गलत। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 में, जिसमें हम इसके प्रश्न को सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसका प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको इसके प्रश्न का सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, शेयर करने में बिल्कुल देरी नहीं करना, आप भी फायदा लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसका फायदा पहुंचाइए। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक और इसी के आगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।